नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नगरी में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, लूसेंट और स्पेक्ट्रम दोनों की सीरीज़ चल रही है। स्पेक्ट्रम को हमने मैक्सिमम 45 दिन में 45 क्लासेस में ख़त्म कर देंगे और इस लूसेंट 30 क्लास में हम लोग पूरी लूसेंट को ख़त्म कर देंगे। अब चूँकि रिवाइज़ भी करना है इसमें और दो मैं एक साथ डालता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, लोग बँट जाते हैं। लोग डिसाइड नहीं कर पाते कौन सा पहला पढ़े, कौन से पहले रिवाइज़ करे। तो मेरे हिसाब से समय देना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए लूसेंट के 30 ही क्लास आएंगे, स्पेक्ट्रम के 40 ही क्लास आएंगे, हम लोग उसमें सभी समाप्त कर देंगे। लेकिन 2 क्लास के बीच में मैंने थोड़ा सा गैप कर रखा है। वो गैप करने का जो है कारण ये एकमात्र यही है कि आपको उसको रिवाइज़ करना है, ताकि आप जब रिवाइज़ करेंगे, एक तो आपको नोट्स बनाने में समय लगेगा। नोट्स बनाने में आपको समय लगता है, मुझे भी लगता है। तो एक तो समय लगेगा और ऊपर से आपको उसको रिवाइज़ करते हुए अच्छे से लिख के नोट्स बनाना है। तो एक अच्छा खासा आपको नोट्स भी बन जाएगा, आपको समय भी मिल जाएगा। इसलिए मैं जो है थोड़ा सा काम भी बढ़ गया है, तो काम और ये यूट्यूब चैनल दोनों के बीच में अच्छा प्रबंधन करना चाहता हूँ, एक बैलेंस करना चाहता हूँ। खैर, लूसेंट का अगला वीडियो जो है आज मैं कंप्लीट कर लूँगा विश्व इतिहास। और विश्व इतिहास हम लोग एक दिन में लूसेंट का पूरा ख़त्म कर देंगे। तो वो विश्व इतिहास जो है आज मैं कंप्लीट करूँगा, हो सकता है कल वो वीडियो आ जाए। आज मैं स्पेक्ट्रम की वीडियो डाल रहा हूँ, 2 दिन से मैंने स्पेक्ट्रम का वीडियो नहीं डाला। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, लूसेंट में जो जहाँ तक ये देख रहे हैं ना आप, ये दाग, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है लगभग। तो अब तक कितने चैप्टर हो चुके हैं? तो अब तक जो टोटल चैप्टर हो चुके हैं, 22 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं। जी हाँ, 22 चैप्टर टोटल ख़त्म हो चुके हैं। और आज का जो चैप्टर है वह है 23वां चैप्टर। तो 23वें चैप्टर का नाम क्या है, ज़रा देख ले ज़रा। 23वें चैप्टर का नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए आप, 23वें चैप्टर का नाम है भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज एवं पाकिस्तान की मांग। देखिए, एक नंबर, ये जो जितने भी एक नंबर वाले वन लाइनर क्वेश्चन थे आज तक आपने सब में इन सब के बारे में पढ़ा होगा। आप तो कहते होंगे कि हम तो भारत छोड़ो आंदोलन जानते ही हैं। आप ये भी कहेंगे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था, सुभाष चंद्र बोस ने भी जो है इसमें योगदान दिया था, और पाकिस्तान की मांग जिन्ना ने की थी। तो ये सब तो हम सब जानते ही हैं। नहीं जानते बहुत कुछ आप। देखिए, आपने एक नंबर यह पढ़ी होगी, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, किसने इसमें भाग लिया, किसने शुरुआत की, क्यों शुरुआत की, आज़ाद हिंद फौज की गठन कब हुआ, कैसे किसने किया, पाकिस्तान की मांग कब हुई, किसने किया। बस यही आपने अभी तक पढ़ा होगा। जो चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं, इन तीनों का आखिर इस चैप्टर में तीनों का नाम क्यों एक साथ दिया गया? क्योंकि तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। कैसे संबंधित हैं, आइए जानते हैं। देखता हूँ मैंने अपने नोटबुक में इसको कहाँ पे स्थान दिया है। तो मैं बुक को करता हूँ क्लोज़ और खोलता हूँ अपने नोटबुक को। तो ये नोटबुक आपके सामने रखी हुई है और ये जो है पूरा समरी है जितने चैप्टर हमने पढ़े हैं। आप देख सकते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन अध्याय 23, आज़ाद हिंद फौज तथा पाकिस्तान की मांग, 212 से 215। जी हाँ, केवल 4 पेज में मैंने इसे समाहित किया है और हम लोग अभी का अभी इसे देख लेंगे, समझ लेंगे। तो आइए पेज नंबर चलते हैं 212। जी, 212 में हम लोग आ चुके हैं और 212 पेज नंबर देखिए, मैंने ऊपर हेडिंग दी है। ये चैप्टर का नाम ही है, इसमें कुछ छुप रहा है लेकिन अब देख लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज एवं पाकिस्तान की मांग। इसमें क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन, पहले देख लीजिए क्या, जो आप हमेशा एक नंबरियाँ पढ़ते हैं, स्वीकृति। कब इसको स्वीकृति मिली थी? 14 जुलाई 1942 को ये स्वीकृत हो गया था, मतलब मुहर लग गई थी। और पारित कब हुआ था ये, मतलब लागू कब किया गया था? 8 अगस्त, यहाँ 15 जुलाई 1942 को स्वीकृति मिली थी और 8 अगस्त 1942, जो हम लोग हमेशा वन लाइनर क्वेश्चन में पढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब पारित हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। अब इसके आगे की जो कहानी है वो हम लोग पूरे ध्यान से पढ़ने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले संघर्ष के कारण।
अब ये भारत छोड़ो आंदोलन तो हुआ, लेकिन इसके होने के क्या कारण थे भाई? ऐसा कौन सा कारण आ पड़ा, ऐसी कौन सी विपदा आ पड़ी, ऐसी कौन सी स्थितियाँ आई कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करना पड़ा? तो इसके नाम से पता चलता है, भारत छोड़ो मतलब अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पे मजबूर करना, ऐसी कोई विधि करना जिससे वो मजबूर हो जाए। तो देखिए क्या क्या हुआ, इसके कारण क्या थे, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। सबसे पहला, क्रिप्स मिशन की असफलता एवं ब्रिटेन के संवैधानिक सुधार एवं विकास के मुद्दे पर अपरिवर्तित रुख। पहले चैप्टर्स में हम लोग क्रिप्स मिशन पढ़ चुके हैं। क्रिप्स मिशन क्या था? तो क्रिप्स मिशन भारत के संवैधानिक सुधारों को गति में लाने के लिए, संवैधानिक सुधार करने के लिए, ये संवैधानिक सुधारों का अवलोकन करने के लिए क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन असफल हो गया। क्रिप्स मिशन असफल हो गया और ये देखा गया, हमारे भारतीयों ने ये आंका कि ब्रिटेन जो है हमारे भारत में कोई भी संवैधानिक सुधार नहीं करना चाहता। तो इस तरह का अपरिवर्तित रुख देखते हुए यहाँ के लोग, यहाँ के क्रांतिकारी राष्ट्रवादी लोग मजबूर हो गए कि अब हमें संघर्ष करना चाहिए। तो पहला ये कारण है, आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्रिप्स मिशन की असफलता कैसे साबित हुई? खुद ब्रिटेन ने कहा कि क्रिप्स मिशन हमारा असफल हो गया। दूसरा, दक्षिण पूर्व मूल्य में बेतहाशा वृद्धि एवं भेदभावपूर्ण नीति। अब जितनी भी चीज़ें की मूल्य थी, सब में इन्होंने बेतहाशा वृद्धि की। रोज़मर्रा की वस्तुएं, चीनी, पेट्रोल, ये जो भी चीज़ें, मतलब पेट्रोल का तो उपयोग ज़्यादा नहीं था, जो भी खाने पीने की चीज़ें थी, खासकर खाद्यान्न में के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई। और भेदभावपूर्ण नीति, दोनों में जो है भेदभाव किया गया, ये भारतीय और अंग्रेज़ों में। तो ये सब सहन नहीं कर पाए भारतीय और उन्होंने संघर्ष को ही चुना। उसके बाद आगे जो है, आगे देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन की पराजय से लोगों में ब्रिटेन की प्रति विश्वास आस्था कम हो गई। अब मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। दक्षिण पूर्व एशिया में जब ब्रिटेन लगातार हार रहा था, तो लोगों को ये समझ में आ गया कि ब्रिटेन अब अजेय नहीं है। वो तो हमने पहले ही पढ़ा था। और क्या चीज़ लोग ये आस्था कम का मतलब क्या है? तो बहुत सारे लोगों ने ब्रिटिश जो पोस्ट ऑफिस था उसमें अपने पैसे जमा कर रखे थे, अपने बैंकों में, सरकारी बैंकों में पैसे जमा कर लोगों ने निकालना शुरू कर दिया। लोग समझ गए कि ये ब्रिटेन की एक चाल है, ब्रिटेन जो है किसी भी तरह से जो है अजेय नहीं है, उसको हराया जा सकता है, उसकी सत्ता जा सकती है। तो लगातार हार की वजह से लोगों का विश्वास जो है ब्रिटिश सरकार में कम हो गया। उसके बाद चौथा, बर्मा तथा मलाया में काले गोरों की घृणित राजनीति। अब ये क्या था? तो देखिए, इन्होंने ये ऐसे गिरे हुए थे कि इन्होंने बर्मा तथा मलाया में जो भी काले लोग यानी इंडियन थे, भारतीय थे, तो या फिर जो भी काले लोग थे रंग से, उन लोगों को, या फिर जो इंग्लैंड के निवासी नहीं थे, उनके लिए ये लोग क्या करते थे, काली सड़कें बनाते थे। और आप पढ़ेंगे जब स्पेक्ट्रम में, पहले मैंने भी सुना था तो विश्वास नहीं हुआ था, जब मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा उसमें क्लियरली लिखा हुआ है। और सफ़ेद लोगों के लिए सफ़ेद सड़कें, चिकनी सड़कें बनाते थे। और कई सारी सुविधाएं जो गोरे लोगों को थी वो काले लोगों को नहीं थी। तो ये सब से को देख के जो है भारतीयों में जो है ब्रिटेन के प्रति क्या हुई, ब्रिटेन के प्रति कोई भी समर्थित विचार नहीं रहा और उन्होंने संघर्ष को चुन लिया। उसके बाद जापानी आक्रमण का प्रतिरोध न होने की स्थिति में संघर्ष एकमात्र उपाय था। चूँकि ब्रिटेन ज़बरदस्ती भारतीयों को जो है द्वितीय विश्व युद्ध में ढकेल रहा था। 1939 से 1945 तक हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, तो उसी क्रम में ये सब हो रहा था। तो जब कोई प्रतिरोध तो ये लोग खुद कर नहीं सकते थे, सरकार तो ब्रिटेन के हाथ में थी। तो उन्होंने बस एक संघर्ष एकमात्र उपाय सोचा कि ब्रिटेन से संघर्ष किया जाए और ये आंदोलन किया जाए ताकि ब्रिटेन पीछे हट जाए, तो जापानी आक्रमण अपने आप बंद हो जाए। अब इसके लिए क्या हुआ, अब यहाँ देख सकते हैं आप, 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस की बैठक हुई। अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक हुई, कहाँ हुई? ग्वालियर टैंक, बम्बई। ये एक स्थान का नाम है, ग्वालियर टैंक, बम्बई में।
और इसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव में कौन कौन सी चीज़ें थी, ज़रा देखिए, इन पे ध्यान दीजिए। पहला तो प्रावधान था कि भारत में ब्रिटिश शासन का तुरंत अंत, भारत में ब्रिटिश शासन का तुरंत अंत किया जाए। उसके बाद भारत सभी बाहरी शक्तियों से स्वयं की रक्षा करेगा। अब माने भारत जो है, ये मान लिया गया कि भारत समर्थ है, वो खुद भी सबकी अपनी रक्षा कर सकता है। उसके बाद अंग्रेज़ों की वापसी के पश्चात अस्थायी सरकार का गठन करेंगे। मतलब इन्होंने इतना प्लान बना लिया था कि जब हम आंदोलन करेंगे, अंग्रेज छोड़ के चले जाएंगे हमारा देश, तो हम लोग उसके बाद एक अस्थायी सरकार की भी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया गया, उसको भी शुरू करने का प्रयास किया गया। और गांधी जी सबसे जो है संघर्ष नेता घोषित किए गए। कौन से? 8 अगस्त 1942 को पारित भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। तो कुछ ये चीज़ें, कुछ प्रावधान जो ग्वालियर टैंक में रखी गई। अब जरा देखते हैं इसमें गांधी जी के स्पष्ट निर्देश क्या थे, आखिर में क्या निर्देश गांधी जी ने दिया था। तो देखिए, गांधी जी ने कुछ कौन कौन से लोगों को निर्देश दिया था। तो उन्होंने दिया था सरकारी सेवक को, सैनिक सेवा में रह रहे लोग सैनिकों को, छात्रों को, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे कृषक, राजा महाराजा, देसी रियासत के लोग। तो क्या क्या निर्देश दिया, देखिए। सरकारी कर्मचारियों को उन्होंने क्या क्या निर्देश दिया। सरकारी कर्मचारियों को उन्होंने कहा कि आप लोग त्याग पत्र मत दीजिए, आप लोग सेवा में रहिए, लेकिन कांग्रेस से राजभक्ति घोषित कर दीजिए। आप ये बता दीजिए कि हम केवल कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस के समर्थन में काम कर रहे हैं, लेकिन आपको सेवा में रह के ये काम करना है। उसके बाद सैनिक सेवा से भी त्याग नहीं देना है। सैनिक सेवा में रहकर भारतीयों पर गोली मत चलाइए, भारतीयों पर लाठी चार्ज मत कीजिए, तब ना इनकी कमर टूटेगी। उसके बाद छात्र जो है वो शिक्षण संस्थाओं में जाना बंद कर दे, पढ़ाई एकदम बंद कर दे। ये सब गांधी जी के स्पष्ट निर्देश थे। कहने का मतलब, जो जिसका भी रोजगार है, जो जिसका प्रोफेशन है, जो जिसका जो काम करते हैं, वो उसमें जो है करते रहें, लेकिन कोई ऐसा काम न करे जो भारत के विरुद्ध हो, राष्ट्रहित के विरुद्ध हो। उसके बाद देखिए आगे कृषक, मैं थोड़ा कैमरा नीचे कर देता हूँ, अब आपके ऊपर करना होगा। तो कृषक, अब कृषकों के साथ क्या हुआ, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कृषक ने क्या हुआ कि सरकार समर्थक जमींदारों को लगान न दे। किसानों को क्या कहा गया कि जो सरकार समर्थित जो जमींदार हैं, जो सरकार को समर्थन करते हैं, उनको लगान मत दीजिए। हाँ, भले ही जो सरकार को समर्थन नहीं करते हैं उनको लगान आप दीजिए, लेकिन सरकार को जो लोग सरकार के साथ हैं, हम उनके साथ नहीं हैं। राजा महाराजा को कहा गया कि अपनी प्रजा की संप्रभुता को स्वीकार करके प्रजा का सहयोग करें, न कि अंग्रेजों का। उसके बाद देशी रियासतों के लोग को कहा गया कि केवल सरकार विरोधी शासकों का समर्थन एवं सहयोग करें। देशी रियासतों को उन्होंने, गांधी जी ने कहा कि केवल उन्हीं को सहयोग कीजिए जो सरकार के विरोध में हो, केवल आप उन्हीं को सहयोग कीजिए जो कि सरकार के विरोध में हो। तो देखिए, इसमें हमने, इस पेज में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा भारत छोड़ो आंदोलन का खैर एक छोटा सा डेट वगैरह, संघर्ष का कारण, आखिर क्यों आंदोलन करना पड़ा, ये ग्वालियर टैंक में जो बैठक हुई उसमें कौन कौन से निर्देश दिए गए, गांधी जी के स्पष्ट निर्देश क्या क्या थे। आगे चलते हैं। आगे देखिए आंदोलन का प्रसार कैसे हुआ, किस प्रकार ये आंदोलन जो है पूरे के पूरे देश में फैला। तो जन विद्रोह और भूमिगत गतिविधियाँ, दो तरह की गतिविधियाँ हुई। तो पहले देखते हैं जन विद्रोह। जन विद्रोह में क्या हुआ, सरकारी दफ्तरों पर आक्रमण किया गया, सरकारी दफ्तरों पर आक्रमण किया गया। ये भवन कहने का मतलब है सरकारी भवन, ये जो भवन मैंने लिखा है ये सरकारी भवन है। तो सरकारी भवन जितने भी थे सब पर बलपूर्वक तिरंगा फहराया गया। उसके बाद पुल तथा रेल पटरियाँ ध्वस्त की गई, टेलीफोन लाइनें काट दी गईं, शिक्षण संस्थाओं में छात्रों का जुलूस तथा हड़ताल निकला। अहमदाबाद, बम्बई, पूना, जमशेदपुर के मजदूर, ये सब इंडस्ट्रियल एरिया था, ये सब क्या था, इंडस्ट्रियल एरिया था। तो इन सब जगह पर क्या हुआ, मजदूरों ने हड़ताल शुरू कर दी। तो किस तरह आंदोलन का प्रसार हुआ, लोगों के द्वारा। अब भूमिगत गतिविधियाँ, भूमिगत गतिविधि कहने का क्या अर्थ है,
भूमिगत गतिविधि कहने का अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी गतिविधि जिसमें प्रत्यक्ष रूप से काम न करके कोई संस्था, कोई इक्विपमेंट, कोई ग्रुप बना के जो है आंदोलन का प्रसार किया गया। जैसे समाजवादी फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य या गांधी आश्रम के अनुयायियों द्वारा या फिर क्रांतिकारियों द्वारा, इन सब के द्वारा जो है आंदोलन में भाग लिया गया और आंदोलन का प्रचार प्रसार किया गया। उषा मेहता का अगर नाम आप नहीं जानते हों तो जान लीजिए। उषा मेहता एक ऐसी लेडी थी जिन्होंने बम्बई में भूमिगत रेडियो की स्थापना की थी। जी हाँ, रेडियो के माध्यम से वो प्रचार प्रसार करती थी। उसके बाद कुछ नेताओं के नाम जैसे राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, मैंने शॉर्ट में जेपी नारायण लिखा है, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक, ये सब अग्रणी नेता थे। ये सब आंदोलन का प्रसार करने में इन्होंने अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये आंदोलन का प्रसार था। अब आते हैं जनता की भागीदारी। भाई जनता कहाँ तक जो है भाग ले रही थी, तो देखिए आंदोलन में जनता की भागीदारी, तो युवक जो कि जवान लोगों कहते हैं, तो ये युवा लोग क्या कर रहे थे, तो स्कूल और कॉलेज का लगातार बहिष्कार कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे। वहीं महिलाएं क्या कर रही थीं, तो महिलाएं जिसमें कुछ अग्रणी नेत्री भी थी। अग्रणी नेत्री मतलब जो मैंने पहले नाम बताया, सुचेता कृपलानी हो गई, और ये लोग हो गए, उषा मेहता हो गए। तो ये लोग क्या कर रहे थे, मिल के कॉलेज की छात्राओं के साथ जो है लगातार आंदोलन में भाग ले रहे थे। किसान में कौन कौन से किसान थे, बिहार, यूपी, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब जगहों के जो है ने भाग लिया। सरकारी अधिकारी में प्रशासन तथा निचले तबके के पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। मुसलमान देखिए, मुसलमानों ने बहुत कम भाग लिया, लेकिन मुसलमानों ने एक सहयोग किया कि कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं होने दी, यानी उन्होंने कोई भी झड़प नहीं होने दिया। कोई भी झड़प को चाहते तो इसको उल्टा पुल्टा कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुसलमानों की देन थी कि थोड़े से इस मामले में, सांप्रदायिक मामले में निष्क्रिय थे। उन्होंने कोई भी सांप्रदायिक हिंसा नहीं की। कम्युनिस्ट जो है स्थानीय स्तर पर काम कर रहे थे, छोटे छोटे गाँवों में जाके, कस्बों में जाके जो है ये क्या कर रहे थे, आंदोलन को प्रसार करने में सहयोग दे रहे थे। देशी रियासतों का कुछ खास योगदान नहीं था, सामान्य सहयोग, या जब बहुत जरूरत पड़ने पड़ी जो है यह सहयोग दे रहे थे। उसके बाद सरकारी दमन। अब देखिए किस प्रकार जो है आंदोलन का दमन किया गया। तो अभी हमने देखा आंदोलन का प्रसार, आंदोलन में जनता की भागीदारी। अब देखिए सरकारी दमन किस प्रकार हुआ। तो यहाँ पे निर्दयतापूर्वक लाठीचार्ज, आंसू गैस, गोली का उपयोग किया गया आंदोलन को दमन करने के लिए। समाचार पत्रों पर पाबंदी लगा दी गई। गुप्तचर साम्राज्य कायम हो गया। लोगों की खबर ये लोग गुप्तचर के माध्यम से लेते थे, उनको सजा देते थे। जो भी गांव थे विद्रोही गांव, उन पर भारी जुर्माना लगाया गया और लोगों पे कोड़े बरसाए गए। तो इतना काम जो है किया गया ताकि ये आंदोलन दब जाए। तो अभी हमने 3 चीज़ें पढ़ी। आंदोलन प्रसार 2 तरीके से, जन विद्रोह और भूमिगत गतिविधि। आंदोलन में जनता की भागीदारी। अब देखते हैं अब उसका सरकारी दमन। अब यहाँ पे हमने सरकारी दमन को देखा। अब करते हैं आंदोलन का मूल्यांकन। हमें आंदोलन का मूल्यांकन करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो आंदोलन था, कौन सा आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन। तो कहाँ कहाँ यह जो है केंद्रित था, केंद्र इसके कहाँ कहाँ थे, बिहार, उत्तर प्रदेश, मिदनापुर जो बंगाल में है, महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो ये ऐसे कुछ जगह थी जहाँ पे इनके केंद्र थे। छात्र, मजदूर, कृषक जो थे आंदोलन की रीढ़ थे, ये लोग निचले तबके के लोग थे। वहीं उच्च वर्ग के लोग और नौकरशाही जो लोग थे उन लोगों की तटस्थता थी, मतलब ये लोग साइड रहते थे। इन लोगों ने आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, ना ही आंदोलन को समर्थन दिया। उच्च वर्ग तथा नौकरशाही, प्रश्न आएंगे तो आप लोग इनको अगर आएंगे कौन से वर्ग ने नहीं सहायता की या कौन से वर्ग ने जो है भाग नहीं लिया, तो ये कौन लोग थे, ये थे उच्च वर्ग तथा नौकरशाही। जबकि वहीं छात्र जो थे या किसान आंदोलन वाले लोग थे, इन लोगों ने जो है क्या किया, भरपूर भाग लिया इसमें। और यही लोग जो थे छात्र, मजदूर, कृषक, किसान, ये लोग क्या थे, रीढ़ थे। उसके बाद सरकार के प्रति निष्ठा वाले लोगों को जो है देशद्रोही घोषित किया गया। ऐसे लोग जो सरकार के प्रति, ब्रिटेन के प्रति निष्ठा, जैसे कि ये उच्च वर्ग और नौकरशाही, इन लोगों को कहा गया कि ये लोग क्या हैं, ये लोग देशद्रोही हैं।
उसके बाद भारत की इच्छा के विरुद्ध शासन संभव नहीं की विचारधारा विकसित हुई। इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि अब लोगों को समझ में आ गया कि जब तक भारत के लोग नहीं चाहें उन पे कोई शासन नहीं कर सकता, ऐसी विचारधारा का विकास हुआ। आंदोलन में स्वतः स्फूर्त तत्वों की अधिकता। अब स्वतः स्फूर्त मतलब कि ऐसे तत्व जिनको किसी नेतृत्व की आवश्यकता नहीं थी, छोटे से छोटे तबके का व्यक्ति भी संघर्ष में शामिल हो रहा था, तो कोई बड़े नेतृत्व की जो है आवश्यकता नहीं थी, सब लोग सक्रिय थे। उसके बाद आंदोलन में तुरंत आज़ादी की मांग मुख्य विशेषता। सबसे बड़ी आंदोलन की विशेषता यही थी कि तुरंत जो है आज़ादी की मांग की गई थी। उसके बाद जन सामान्य की भागीदारी। जन सामान्य की भागीदारी अप्रत्याशित थी, बहुत अधिक थी, और राष्ट्रवाद की विकसित भावना जो है ये कहाँ से मिली, ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन से बहुत अधिक विकसित हुई। तो कुछ फ़ायदे हुए, ये छोटा सा हमने मूल्यांकन किया। आगे चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज। आगे चलते हैं आज़ाद हिंद फौज। देखिए अभी तक आपने सुना होगा, इसको एक और नाम है INA भी बोलते थे इसको। जी हाँ, इंडियन नेवल एसोसिएशन, तो भारतीय सैन्य संघ। तो इसको आज़ाद हिंद फौज, तो इसका गठन का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया था। कैप्टन मोहन सिंह कौन थे, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि आज़ाद हिंद फौज कैसे बना, कौन कौन से लोग इसमें थे। देखिए आज़ाद हिंद फौज में कैप्टन मोहन सिंह ये इसके संस्थापक थे, ब्रिटिश सैन्य अधिकारी थे। ये सेना में एक बड़े पद कैप्टन के पद पे मोहन सिंह कार्य कर रहे थे। अब मैं आपको बता दूं कि आज़ाद हिंद फौज यानी भारतीय युद्धबंदियों का समूह। अब ये भारतीय युद्धबंधु मतलब ऐसे बंदी जिन्हें जापान ने मोहन सिंह को सौंपा। जब जापान विश्व युद्ध हुआ और ब्रिटेन ने ज़बरदस्ती भारतीयों को जो है ढकेलना शुरू कर दिया युद्ध में, तो जापान लड़ रहा था दूसरी तरफ से, जापान ने उन भारतीयों को बंदी बना लिया। जब जापान को ये पता चला कि ये भारतीय किसी काम के नहीं हैं, ये प्रोफेशनल सैनिक नहीं हैं, ये ट्रेंड नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है, ये केवल नागरिक है जिन्हें ज़बरदस्ती जो है सेना में घुसा दिया गया है, तो जापान ने क्या किया, सबको बंदी बना लिया और बंदी बनाने के बाद उसे मोहन सिंह को सौंप दिया। जो मोहन सिंह उस समय ब्रिटेन में क्या थे, अच्छे सैन्य पद पर कार्यरत थे। यही मैंने गोल घेर के लिखा है कि आज़ाद हिंद फौज कुछ और नहीं थी, भारतीय युद्ध बंदियों का समूह था जिसे जापान ने मोहन सिंह को सौंपा था। 45,000 की संख्या में सौंपा था, जिसमें 40,000 जो थे राजी हो गए सेना में भर्ती होने को, 5,000 छटक गए। 5,000 किसी भी तरह से सैनिक युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे। अब जब इस फौज का गठन हो गया और फौज का प्रशिक्षण शुरू हो गया, तो ये लोग जो हैं कांग्रेस तथा भारतीय के आमंत्रण का इंतजार करने लगे। इन्हें पता था कि जब जैसे ही बुलावा आएगा हमें जाना है और भारतीयों की ओर से लड़ना है। भारत छोड़ो आंदोलन से आज़ाद हिंद फौज को नई ताकत मिली, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन उस समय अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत बड़ा हुंकार था भारतीयों की ओर से, और यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज को इससे काफ़ी ताकत मिली। जापान की योजना भारत पर ब्रिटिश उपनिवेश पर आक्रमण की थी। अब जापान यहाँ योजना बना रहा था कि किसी तरह से जो है भारत में जो ब्रिटिश उपनिवेश है उसको ख़त्म किया जाए। भारतीयों का दोष नहीं है, इसलिए बहुत ही कम कुछ समुद्री इलाकों पे जापान ने आक्रमण किया, अन्यथा भारत पर उसने ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाया। उसके बाद 1942 में एक कांड हो गया। कांड क्या हुआ कि सैनिकों की संख्या में मतभेद हो गया। क्या मतभेद हुआ, तो जापान चाहता था कि आज़ाद हिंद फौज में 2,000 से ज़्यादा सैनिक ना रहें। जापान क्या चाहता था कि आज़ाद हिंद फौज में 2,000 से अधिक संख्या में सिपाही ना रहें, जबकि मोहन सिंह जो थे, जो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे, वो उन्होंने 2 लाख की फ़ौज इकट्ठा कर ली थी धीरे धीरे करके। तो इस पर एक बहुत बड़ा मतभेद हो गया जापान और आज़ाद हिंद फौज के बीच में। तो ये प्रथम चरण था, ये प्रथम चरण था। उसके बाद दूसरा चरण देखते हैं। दूसरा चरण आज़ाद हिंद फौज का 2 जुलाई 1943 को बोस जो है सिंगापुर पहुँचे, सुभाष चंद्र बोस। अब
सुभाष चंद्र बोस जब सिंगापुर पहुँचे तो उनकी क्या स्थिति थी? देखिए, उन्होंने क्या किया था, पहले ही कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था, कांग्रेस से त्यागपत्र दे चुके थे और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन उन्होंने किया था 1940 में। 1941 में उन्होंने सबसे पहले भारत छोड़ा। भारत छोड़ के कहाँ गए? जर्मनी। सबसे पहले 41 में थे, 41 में तो सिंगापुर पहुँचे थे, लेकिन 40 में फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन के बाद ही जब उनको नज़रबंद कर दिया गया था तो वहाँ से भाग निकले। 1941 में वो भारत छोड़ के भाग निकले, 1941 में वो जर्मनी पहुँच गए। 43 में वो जापान भी पहुँचे थे और 43 में ही कुछ महीनों के बाद वो सिंगापुर में सबसे पहले उन्होंने जो है उनको रास बिहारी बोस से मिले और रास बिहारी बोस ने क्या की? सुभाष चंद्र बोस की मदद की। अब भाई नाम एक जैसा है इसके लिए तो नहीं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस बहुत अच्छे क्रांतिकारी नेता थे, जल्दी आज़ादी लेने के समर्थक थे, इसलिए इनकी मदद की गई। 1943 में सिंगापुर में अस्थायी सरकार का भी गठन कर लिया इन्होंने, जिसका एक मुख्यालय सिंगापुर के अलावा रंगून में भी था। अब देखिए क्या क्या कांड कर रहे हैं वहाँ जाके धीरे धीरे अपने पाँव फैला रहे हैं और वहाँ से उन्होंने जो है लड़ाई को चालू रखना सही समझा। सैनिकों को, जो आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे, उनको बहुत ही गहन प्रशिक्षण दिया गया। जितने भी कुछ नागरिकों को भी सेना में भर्ती किया गया, कुछ भारतीय नागरिकों को भी बुला बुला के सेना में भर्ती किया गया। स्त्री सेना भी भर्ती हुई और स्त्रियों की सेना जो थी, इसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट, उसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। 1944 में उन्होंने गांधी जी से भारत को आज़ाद करने के लिए आशीर्वाद मांगा। गांधी जी को ये अपना आदर्श मानते थे, तो गांधी जी से इन्होंने जो है आशीर्वाद मांगा। पहली टुकड़ी जो है जापान फौज के साथ भारत वर्मा सीमा पर तैनात हो गई। अब भारत वर्मा सीमा पर, जहाँ पर ब्रिटेन का आक्रमण होने की संभावना थी, वहाँ पर जापानी फ़ौज और आज़ाद हिंद फौज दोनों की सेना जो है पहुँच गई, लेकिन अभियान विफल हो गया। अब ये अभियान विफल क्यों हुआ? तो देखिए, सबसे पहले जापानी सैनिकों द्वारा बुरा व्यवहार, सैनिकों को रसद पानी खाना नहीं देना, उनको मारना पीटना, उन्हीं से लड़ाई झगड़ा करना, तो ये सब बुरा व्यवहार। उसके बाद हथियार जो है, हथियार और रसद से वंचित। रसद मतलब होता है भोजन पानी, हथियार और रसद, ये दो चीज़ से तो ये सेना चलती है। अब दोनों से ही इनको वंचित कर देगा भारतीयों को। तब जाके भारतीय लास्ट में हार के उन्होंने क्या किया, भारतीय सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। और आत्मसमर्पण करने के बाद जब वो भारत में आए तो भारत में उन्हें कठोर सजा दी गई। तो ये देखिए, अभी तक ये सब चीज़ें आप नहीं जानते होंगे, आपने केवल यही पढ़ा होगा कि सिंगापुर में चले गए, 1943 में सिंगापुर पहुँचे, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, कौन थे वो, यही सब पढ़ा होगा। ये सब डिटेल में आपको जब मुख्य परीक्षा में लिखने होते हैं तो इन सब नोट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है, आपको याद होने चाहिए। उसके बाद आगे क्या हुआ, 1943 में अकाल भी पड़ गया। अकाल से सबसे प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? दक्षिण पश्चिम बंगाल। जी हाँ, इस समय बांग्लादेश का पार्ट है वो। दक्षिण पश्चिम बंगाल, 15 से 30 लाख लोगों की मृत्यु हुई। इसका कारण क्या था? तो जो युद्ध हुआ था, युद्ध के प्रचार तथा खर्च के कारण जो है खाद्यान्नों की आपूर्ति बंद की गई थी। जी हाँ, लोगों को खाद्यान्न, गेहूँ, चावल, खाने की वस्तु, रोज़मर्रा की वस्तुएं, जो भी चीज़ें ज़रूरी वस्तुएं हैं, वो देना एकदम सरकार ने बंद कर दिया था। इसकी आपूर्ति ही नहीं होती। सारी आपूर्ति कहाँ हो रही थी? युद्ध के मैदान में, युद्ध में जो लगे हुए थे उनको दिया जा रहा था। उसके बाद बर्मा तथा दक्षिण पूर्व एशिया से चावल की आपूर्ति बंद हुई। अगर आपके यहाँ ना एक स्टेट में अगर चावल ज़्यादा हो रहा है, उससे दूसरे स्टेट में जाता है, बिकता है, अगर ये सब बंद हो जाए या रेलवे बंद हो जाए और सामान एक जगह दूसरे नहीं ले जाया जाए, परिवहन बंद कर दिया जाए, तो पता चलेगा 50 रुपये किलो वाला चावल 500 रुपये किलो बिकेगा और कभी कभी तो वो भी नहीं मिलेगा। तो वैसी ही कुछ स्थिति आ गई थी, इसलिए अकाल पड़ा और लोगों की मृत्यु हुई। राहत कार्य में बहुत विलम्ब, उस समय बाढ़ भी आया था और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अकाल की वजह से, भूख की वजह से ग्रसित थे बीमारियों से, तो उनके राहत कार्य में बहुत अधिक विलम्ब होता था। तो ये उस समय की एक छोटी घटना है जिसका जिक्र हमने किया। तो इस पेज में हमने क्या पढ़ा? आज़ाद हिंद फौज का गठन, कैसे जो है सेना बनी, फिर उसमें दूसरे चरण में सिंगापुर पहुँचे बोस का आगमन, और कैसे बोस ने जो है सेना तैयार की, और जब वो सेना गई तो कैसे ये क्यों प्रोग्राम विफल हो गया, ये अभियान विफल हो गया, और उसी में जो है 1943 का अकाल। तो इस पेज में हमने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। 15 पेज का चैप्टर है, हमने इसे 4 पेज में जो है समाहित कर लिया है। वेवेल योजना से संबंधित हमेशा प्रश्न आते रहते हैं। वेवेल योजना क्यों विफल हुई, वेवेल की भूल,
बहुत सारी चीज़ें। तो आइए डिटेल में इसको पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था। इतना तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। 1945 में क्या हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध जो है वह समाप्त हो चुका था। अब फिर भी भारत को यह भय था कि कहीं जापान जो है हम पर आक्रमण ना कर दे। भारत पर जापान के आक्रमण का भय बना हुआ रहता था। अब यहाँ पे संवैधानिक प्रश्न को हल करने की योजना बनाई सरकार ने। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए, समझौता करना चाहिए। किससे समझौता करना चाहिए? भारतीय लोगों से समझौता करना चाहिए, क्योंकि भारतीय लोगों के समर्थन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। लॉर्ड वेवेल का ऐसा मानना था। इसलिए लॉर्ड वेवेल ने समझौते की नीति अपनाई। उसने 1945 में ही जितने कांग्रेसी नेताओं को अरेस्ट किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में, सबको रिहा कर दिया गया। देखिए कैसे संबंधित है एक दूसरे से, ये सबको रिहा कर दिया गया। ये समझौता क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? वेवेल योजना का कारण क्या था, ये भी प्रश्न आता है। 1945 में इंग्लैंड में चुनाव थे और इंग्लैंड में चुनाव में ये दिखाना था कि हमें जो है भारत भी समर्थन करता है। उस समय जो सरकार थी उस सरकार को ये चीज़ दिखाना था। उसके बाद विभिन्न राष्ट्रों का जो है इंग्लैंड पर भारत का समर्थन प्राप्ति हेतु दबाव था। बहुत सारे राष्ट्र कह रहे थे कि आप अगर कर सकते हैं तो भारत का समर्थन प्राप्त कीजिए। भारतीयों की ऊर्जा शक्ति का उपयोग करने की कामना थी। इनकी कामना थी कि अगली बार से जो ढकेल के हम लोग द्वितीय विश्व में ले गए, कोई भी ऐसा युद्ध हो तो भारत की तरफ से मतलब ब्रिटेन की तरफ से जो है भारतीय खुद ही लड़े, तो उनकी ऊर्जा शक्ति का उपयोग करना है। तो ये सब देखते हुए उन्होंने वेवेल ने अपनी एक योजना लाई। योजना जून 1945 का समय था। शिमला सम्मेलन बुलाया वेवेल ने। वेवेल द्वारा क्या बुलाया गया? शिमला सम्मेलन। इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग एवं कुछ अन्य लोग उपस्थित हुए। योजना के प्रावधान क्या थे, देखिएगा ध्यान से। आपको लगेगा बाप रे, एकदम वेवेल ने तो खजाना खोल के रख दिया था। सारी की सारी मांग मान ली थी वेवेल ने। क्या कहा था, मतलब भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए सारी की सारी मांग उसने मान ली थी। पहला क्या था कि गवर्नर जनरल को छोड़कर, जी हाँ, केवल गवर्नर जनरल ब्रिटिश रहेंगे। बाकी उनकी कार्यकारिणी समिति में, कार्यकारिणी परिषद जो उनकी सहायता के लिए थी, उसमें सारे के सारे सदस्य भारतीय रहेंगे। पहले तो भारतीयों को जोड़ा खाली गया था, अब इस बार कह दिया गया वेवेल योजना में कि सारे के सारे जो है वो सदस्य क्या रहेंगे? भारतीय रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पीटी में भी आते हैं इससे। ये प्रावधान दिए रहेंगे, प्रावधान में हमें देखना है कि वेवेल योजना के प्रावधान इनमें से कौन सा नहीं है। दूसरा प्रावधान क्या है कि परिषद में हिंदू और मुसलमानों की संख्या को बराबर रखा गया ताकि मतभेद ना हो। उसके बाद पहले की परिषद, जो पहले परिषद बनी थी जिसमें ब्रिटिश भी थे, उनको कहा गया कि 1935 के अधिनियम के ढांचे के तहत जो है अंतरिम सरकार, मतलब जब तक आपका समय है तब तक के रूप में जो है आपका उपकार करते रहेगी। उसके बाद वीटो एक शक्ति थी जो गवर्नर जनरल को मिलती थी, स्पेशल पावर, विशेषाधिकार था ये। इसके तहत वो कोई भी कार्य जो उनके लिए नहीं लिखा गया है वो कर सकते हैं, मतलब पूरा अधिकार राष्ट्रपति की तरह थे। तो वीटो अधिकार समाप्त नहीं किया जाएगा, परंतु इसका उपयोग आवश्यक नहीं। अब ये कौन सी बात हुई, अब जब उपयोग नहीं है तो समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन वेवेल ने ये सोचा कि कभी इमरजेंसी में इसका काम करना पड़े तो अंतर्राष्ट्रीय हमारा मंच है, यहाँ पे हमारी जो है हमारी बुराई नहीं हो, बदनामी नहीं हो कि हम कोई विशेषाधिकार बिना नियम के यूज़ कर ले, इसलिए वीटो को रहने दिया गया। अधिकार समाप्त नहीं किया जाएगा, परंतु इसका उपयोग आवश्यक नहीं है, ये वेवेल ने कहा। कार्यकारिणी की नियुक्ति हेतु राजनीतिक दलों की संयुक्त सभा आयोजन। अब जब भी कार्यकारिणी परिषद की नियुक्ति होगी तो सभी राजनीतिक दलों को बुला के एक साथ समर्थन के साथ होगी, एक साथ जो है सर्वसम्मति के साथ होगी। एक संयुक्त सभा बुलाई जाएगी और उसमें जो है ये निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद अगर युद्ध में निर्णायक जीत होती है तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। मतलब वेवेल को लग रहा था कि अभी कुछ युद्ध होगा, कोई आक्रमण अगर हो, ऐसा कुछ हो, तो अगर हम निर्णायक रूप से जीते तो संविधान हम लोग बनाने पे सोचेंगे। ये वेवेल योजना थी पूरा का पूरा। अब इस पर देखते हैं मुस्लिम लीग की क्या प्रतिक्रिया आई। इस पर जो है मुस्लिम लीग ने क्या कहा, तो देख सकते हैं लीग ने
लीग को समस्त मुसलमानों का प्रतिनिधि की मांग की गई। कहा गया ठीक है, लेकिन इसमें जो लीग में जितने भी मुसलमान रहेंगे सबका सबके सब के लीडर जो है मुस्लिम लीग रहेगी, यानी सबके लिए निर्णय कौन लेगी? मुस्लिम लीग। ये उनकी मांग थी। उसके बाद लीग से बाहर मुसलमानों को वंचित किया जाए। अब मुस्लिम लीग को ये डर था कि लीग से बाहर, मुस्लिम लीग से बाहर बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो केवल देश के लिए काम करते हैं, देश हित में काम करते हैं, और उनकी राष्ट्रवादी भावना जग गई तो वो हमारे लिए काम नहीं करेंगे। तो लीग से बाहर, मुस्लिम लीग से बाहर के जितने भी मुसलमान थे सबको वंचित किया जाए, ऐसा मुस्लिम लीग का मांग था। उसके बाद अन्य अल्पसंख्यकों को अलग रखने का प्रयास। इन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग में अल्पसंख्यक कह के इनको नहीं मिलाएं, क्योंकि मिल जाने पे जो है मुस्लिम लीग टूट जाएगा। तो तीनों लगभग एक जैसे मांग थे, जो कि किसने रखे थे? मुस्लिम लीग ने। वहीं पे कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया थी? कांग्रेस ने इसे सांप्रदायिक योजना कहकर विरोध किया। कांग्रेस ने कहा कि ये एक सांप्रदायिक योजना है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अलग अलग करके सबको बराबर यानी सबको आपस में लड़वाने की योजना है। उसके बाद सभी संप्रदाय के सदस्यों का मनोनयन के अधिकार की मांग की। अब यहाँ पे इसने उल्टा मांग किया। इसने कहा कांग्रेस ने कि जितने भी संप्रदाय हैं उन सबके सदस्यों के मनोनयन का अधिकार हमें चाहिए। तो ये था। अब यहाँ पे बेवेल की भूल, अब यहाँ कांग्रेस की प्रतिक्रिया पता चल गया। अब बेवेल ने ऐसा क्या कर दिया भाई? क्या भूल थी बेवेल की इसमें? तो सबसे बड़ी भूल थी, ये तो इसका असर है, बेवेल द्वारा शिमला समझौता को समाप्त करना। शिमला समझौता जो हुआ था उसको बेवेल ने समाप्त कर दिया था। समाप्त करने से क्या हुआ कि शिमला समझौता से मुस्लिम लीग बंधी हुई थी। मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही थी, क्योंकि शिमला समझौता में मुस्लिम लीग पर बहुत सारी पाबंदियाँ लगी थी। तो शिमला समझौता समाप्त करने से क्या हुआ? मुस्लिम लीग और मजबूत हो गई और सुदृढ़ हो गई, और मुस्लिमों का वर्चस्व जो है और उनका मन बढ़ गया, और पाकिस्तान की मांग शुरू होने लगी थी। यहीं से पाकिस्तान की मांग शुरू होने लगी थी। तो ये चीज़ें हमें कुछ पढ़नी थी, इतनी ही चीज़ें हमें पढ़नी थी। और आगे का जो चैप्टर है, देखिए आगे का मैंने लिख दिया है। तो ये बेवेल की भूल हमने जो है देखा कि बेवेल ने ऐसा कौन सा भूल किया। आगे का जो चैप्टर है वो उस चैप्टर का नाम मैंने शायद नहीं लिखा है, मुझे लगा था कि मैंने लिखा है। क्या हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद? कौन सा चैप्टर हमें आगे पढ़ना है? ये कितनी आसानी से ख़त्म हो रहा है। आगे हमें पढ़ना है युद्धोपरांत राष्ट्रीय परिदृश्य, यानी युद्ध के बाद भारत जो है, भारत में राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्र का दृश्य कैसा था, राष्ट्र में क्या क्या चल रहा था, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे और आसानी से इसको ख़त्म भी कर देंगे। इसके बाद ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो अब ध्यान से पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा, और लूसेंट के वीडियो भी आएंगे, वो हो सकता है कल आएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए अगर आपने वीडियो देख लिया है तो। थैंक यू वेरी मच।